बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 13 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। कोशिश करूँगा इसके अंदर के हम 2 टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लें। कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में 2 टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लें। एक तो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड है, ये आप देख लीजिए पेज नंबर 96 पे आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है अगला पेज नंबर 97 पे, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ये तो ये मैं कोशिश करूँगा कि ये दोनों के दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कवर हो जाएं। पहला टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड और दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। और अगर ये इसी वीडियो में दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 1 शुरू होगा, उसकी सीरीज़ शुरू होगी और ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 14 जो है वो आ जाएगा। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सबसे पहले देख लीजिए ये जर्मिनेशन वर्ड का क्या मतलब है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये पूरी एक प्रोसेस हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया। ये 8वां पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हम कर रहे हैं। यहाँ से हमने प्लांट्स में से एंजियोस्पर्म ग्रुप ऑफ प्लांट्स को लेके उसमें प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर को लेके, उसके पार्ट्स को लेके, उसके मेल और फीमेल पार्ट को लेके, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक का सफ़र, स्पर्म्स का ओव्यूम्स तक का सफ़र, और इसमें पॉलन ग्रेन और ओव्यूल का ताल्लुक, और उसके नतीजे में ओव्यूल के अंदर जायगोट का बनना और जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो का बनना और एम्ब्रियो के बाद इस ओव्यूल का सीड का बनना। ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारी चीज़ें हम पिछली 7 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस जगह पर खड़े हुए हैं कि अब हम जो है वो देखना चाहते हैं कि ये सीड जो बन चुका है अब इससे आगे क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम ये जानते हैं कि सीड से प्लांट बनेगा। तो सीड से प्लांट बनने तक का जो सफ़र है, सीड से प्लांट बनने तक के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, कि कैसे एक सीड के अंदर जो एक एम्ब्रियो है वो एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, इस सारे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं कि सीड में जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो से प्लांट बनने तक का जो सफ़र है उसका, वो हम इस स्टेप में देखते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, MCQs इसी तरह आते हैं। इसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, इसको जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है आपकी बुक के मुताबिक। घूम फिर के ये वही बात की जा रही है, यानी कि सीड डोरमेंसी का मतलब ये है कि नींद जो है, सीड जो एक सो रहा है, इनडायरेक्ट वे में ये किसकी बात की जा रही है, किसकी डोरमेंसी है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, ये सीड के अंदर एक्चुअली एम्ब्रियो की डोरमेंसी है। ठीक है, उसका सोना है, उसका वक्ती तौर पर इनएक्टिव होना है। और अब हम इसके अंदर देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंदर कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो डोरमेंट है, सो रहा है, वो अब जाग के क्या बनाएगा,
वो एम्ब्रियो जो है वो सबसे पहले तो बनाएगा सीडलिंग, सीडलिंग कहते हैं छोटे से प्लांट को, और उसके बाद पूरा प्लांट बनेगा, कंप्लीट प्लांट। समझ में आ गई बात आपको? तो एम्ब्रियो, सीडलिंग और प्लांट, तो ये डेफिनेशन मैंने इसकी बता दी है। और आगे इसकी अब और आगे और क्या कह रहा है इसके बाद इसमें कि ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, और इसके बाद क्या होता है कि सीड जो है वो डेवलप्स हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सीड बन जाता है, डेवलप्स इनटू सीडलिंग, एक नन्हे से प्लांट में सीडलिंग, एक छोटा सा प्लांट जो ज़मीन से निकलता है उसमें। कंडीशंस रिक्वायर्ड, अगला टॉपिक इसमें क्या है? शराइत। कंडीशंस का मतलब है शराइत। एक सीड की डोरमेंसी तोड़ने की शराइत क्या क्या हैं? कंडीशंस, कि ये शर्तें पूरी होंगी तो एक सीड की डोरमेंसी ख़त्म होगी, एक सीड के अंदर एम्ब्रियो का जो सोना है, जो उसकी स्लीपिंग स्टेट है, वो ख़त्म होगी, और उसके बाद वो एम्ब्रियो और वो सीड जो है वो एक प्लांट बनना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 कंडीशंस का बताया गया है। पहली कंडीशन है वाटर, पानी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको उर्दू में कहा जाता है दर्जा हरारत। डिज़ायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? डिज़ायर्ड टेम्परेचर, या फिर हम इसको कहते हैं ऑप्टिमम, मुनासिब। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब मुनासिब तरीन, मुनासिब तरीन, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कौन सा है? टेम्परेचर की मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं, ये बात आपको पता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी एक टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी एक टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी एक टेम्परेचर है, -5, -10, -40 ये भी टेम्परेचर्स हैं। तो टेम्परेचर तो चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब अवेलेबल होगा तभी जाके सीड की डोरमेंसी टूटेगी, सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो की नींद जो है वो ख़त्म होगी, वो एक्टिव होगा और वो एम्ब्रियो प्लांट बनना शुरू होगा, सीडलिंग बनना शुरू होगा। इन तीनों शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही तो याद रख लीजिए सीड की डोरमेंसी नहीं टूटेगी, सीड इसी तरह मिट्टी में पड़ा रहेगा। पहली चीज़ पानी, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन, तीसरी चीज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाटर को देख लेते हैं, बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है। अगर हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो आपको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो आप कहेंगे सर पानी चाहिए, दूसरी बात आप कहेंगे सर खाना चाहिए। ठीक है, यही 2 चीज़ें ज़रूरी हैं ना भाई, इनके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, इसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और तीसरी एक और चीज़ भी है, वो है टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी अर्थ का टेम्परेचर अगर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो भाई ये तो हम तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना। हम क्या रहेंगे? कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती इस टेम्परेचर के ऊपर। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं हमारी अर्थ के लिए, हमारी अर्थ पर मौजूद हयात के लिए, ज़िंदगी के लिए ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, इनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रही है बात आपको? कंडीशंस शराइत में देख लें, और पहली शर्त इसकी क्या है? वाटर। ठीक है, हेडिंग डालनी ना आपने, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये हेडिंग है, लिखने की ज़रूरत नहीं, खुद डाल लीजिएगा। पहली बात ये कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चाहिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं एम्ब्रियो अपनी शुरू करेगा। आप एम्ब्रियो के हवाले से ये बात मत भूलिएगा। अगर एक सीड के अंदर जो है वो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक एम्ब्रियो मौजूद है, ये छोटा सा एम्ब्रियो जो है वो मौजूद है, इसकी सराउंडिंग में ये
सराउंडिंग में, ये छोटा सा बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये एम्ब्रियो है, ये डोरमेंट स्टेट के अंदर है, ये सीड है और ये इसका कोट है, सीड कोट, सीड कोट। ये सीड कोट जो है बाय लेयर्ड होता है। इस सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, ये पिछले वीडियो में बता दिया गया है। एक जो है वो एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कि हार्ड होती है, और दूसरी जो है वो अंदर वाली इंटरनल कवरिंग होती है सीड की जो कि सॉफ्ट होती है। यहीं पर एक स्कर होता है, स्कर होता है, स्कर जिसको हम कहते हैं, उसका भी मैंने आपको नाम बता दिया था, हिलम इसको कहा जाता है। जब आप इस सीड को मिट्टी में डालते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद आप पानी डालते हैं। पानी जो है वो सीड के अंदर जाएगा, पानी जो है वो सीड के अंदर जाएगा। कहाँ से जाएगा भाई, ये जो निशान है सीड पे, ये क्या है, इसके ज़रिए पानी जो है वो H2O लिख रहा हूँ मैं, ये जाएगा यहाँ पर। पानी इसमें एंटर होने के बाद क्या करेगा, पानी इसमें एंटर होने के बाद आगे जो इंटरनल कवरिंग है उसमें से भी इन होगा ये रंग। उसके बाद क्या मौजूद है, उसके बाद अंदर मौजूद या तो कॉटिलिडन तो होगा ही होगा, कॉटिलिडन तो होगा ही होगा। एंडोस्पर्म अगर है तो सही है, नहीं है तब भी सही है। तो कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म जो है वो अंदर अब मौजूद है, और इसी कॉटिलिडन एंडोस्पर्म के बीच में ये एम्ब्रियो मौजूद है। तो पानी जब इसके पास पहुंचेगा कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म के पास, ये कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म ये इतने बड़े बड़े, ये सीड का मेजर वॉल्यूम जो है, ज़्यादा साइज़ जो है सीड का, वो कौन कवर करता है, वो ये एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन्स ही कवर किए हुए होते हैं। तो अल्टीमेटली ये पानी जो बाहर से अंदर जाएगा तो किसके पास पहुंचेगा, कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म के पास। क्या होगा उसके बाद, उसके बाद ये जो है वो गीले हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वेट, ये गीले हो जाएंगे। गीले होने से क्या होता है सॉलिड चीज़ों का, कुछ चीज़ें अगर देखें, आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं कर रहा, छोटी अगर कोई सॉलिड चीज़ है उसको आप पानी जब उसमें जाता है उसका साइज़ फैल जाता है, पानी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ना। पानी जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे, ये कौन, कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब करेंगे, इनका क्या होगा, साइज़ बढ़ जाएगा। पहली बात, एक काम तो ये होगा कि इनका साइज़ बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये पानी जो ये कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पानी इन तक ही महदूद नहीं रहेगा, ये पानी इनसे आगे एम्ब्रियो तक भी जाएगा, ये पानी इनसे आगे एम्ब्रियो तक भी जाएगा, और एम्ब्रियो भी इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ये कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म जो हैं ये भी पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनका साइज़ बढ़ रहा है, और पानी जो है यहाँ से निकल के आगे एम्ब्रियो तक भी जा रहा है, और एम्ब्रियो भी उस पानी को ले रहा है अपने अंदर। ठीक है, एंडोस्पर्म जो हैं या कॉटिलिडन, जब इनका साइज़ बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा तो ये बड़े होंगे। बड़े होने से सराउंडिंग में ये जो वॉल्स हैं, ये जो कवरिंग्स हैं, ये जो हमारे पास सीड कोट है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। क्या होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और जब इस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस सीड कोड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अंदर मौजूद कॉटिलिडन और एंडोस्पर्म का साइज़ बढ़ रहा है, पानी अंदर जा रहा है, इनका साइज़ बढ़ रहा है, प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। फाइनली क्या होगा कि ये जो प्रेशर है, किसका प्रेशर, जो ये लगाएंगे एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन, ये ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे किसको, सीड कोट को, सीड कोट को तोड़ देंगे। दूसरा काम क्या होगा कि जब ये पानी अंदर जाएगा एम्ब्रियो के पास, एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो जो एक छोटा सा प्लांट है, इमैच्योर बेबी है, स्लीपिंग स्टेट के अंदर ये नन्हा सा प्लांट सो रहा है, जब इसको पानी मिलेगा तो वाटर क्या करेगा, इसको अवेक जगा देगा, ये पानी को पी लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा,
पानी जब इस एम्ब्रियो के अंदर जाएगा, अब ज़रा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात आ रही है। मेरी बॉडी को देख लीजिए, आप अपनी बॉडी को देखिए, आपकी बॉडी का वज़न कितना है। आप कहेंगे हमारी बॉडी का वज़न जो है वो 70 kg है, या आपकी बॉडी का वज़न जो है वो 100 kg है। तो आपको पता है आपकी बॉडी का वज़न जो 100 kg है, इसमें से 70 kg सिर्फ वाटर है। कहीं पे 70 की परसेंटेज होती है, कहीं पे 90 की परसेंटेज होती है। बहरहाल मैंने तो ये 70 जो है वो सुना है, कमेंट में इस्लाह कर दीजिएगा अगर गलती हो गई हो। यानी कि हैरत अंगेज़ बात है। आप अगर कहते हैं कि आपका वज़न 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम वज़न के अंदर से आपकी बॉडी के अंदर 70 किलो जो है वो सिर्फ क्या है, H2O वाटर है। आखिर इसकी वजह क्या है, सोचने की बात। पानी की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? आप एक हफ़्ता बग़ैर खाना खाए ज़िंदा रह सकते हैं, आपकी हालत बुरी हो जाएगी, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पानी जो है वो उसके बग़ैर आप 2 से 2.5 दिन नहीं निकाल सकते। पानी के बग़ैर आपका इंतकाल हो जाएगा। पानी इतनी अहम चीज़ है। ये पानी जो हमारे बॉडी के वज़न का 70% बना रहा है। आपके गोश्त में पानी मौजूद है, आपकी हड्डियों में पानी मौजूद है, आपके खून में पानी मौजूद है, ठीक है, सब जगह पानी मौजूद है, आपके ब्रेन के अंदर पानी मौजूद है। तो ये पानी जो है आखिर ये कर क्या रहा है, सवाल ये पैदा होता है। इसके ऊपर तो मैं अलग से केमिस्ट्री का टॉपिक ये निकलता है और उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। केमिस्ट्री वाले टॉपिक में देखेंगे आपको तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे इंतहाई शॉर्ट बात करनी है, इसलिए मुख्तसर बात करूँगा कि इस एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर, इस एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनको एक्टिव करने के लिए पानी चाहिए। और ये एंजाइम्स कहाँ हैं? हमारी बॉडी में भी मौजूद हैं। हज़ारों किस्मों के एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं, हज़ारों किस्मों के एंजाइम्स हैं। एंजाइम की एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की एक टाइप है, टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हज़ारों लाखों किस्में हैं प्रोटीन की। तो ये जो है वो एंजाइम हमारी बॉडी में प्रोटीन की एक टाइप है। और ये एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर भी जो है वो ये एंजाइम मौजूद है, लेकिन ये एंजाइम अपना काम नहीं कर रहे। याद रहे कि प्रोटीन की ये जो टाइप है जिसको एंजाइम कहते हैं, ये हमारी बॉडी की भी पूरी मशीनरी को चलाते हैं। हमारी बॉडी की भी पूरी मशीनरी को चलाते हैं। आपकी आँखों में एंजाइम्स मौजूद हैं, आपके स्टमक में एंजाइम्स मौजूद हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, लिवर में मौजूद हैं, पैंक्रियाज में मौजूद हैं, ब्रेन में मौजूद हैं, हार्ट में मौजूद हैं, ब्लड में मौजूद हैं, मसल्स में मौजूद हैं, बोन्स में मौजूद हैं, नेल्स में। मतलब कोई आपकी बॉडी का ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो काम ना कर रहे हों। बात समझ आ रही है आपको? तो ये प्रोटीन की वो टाइप है जिसके बगैर गुजारा नहीं है लिविंग बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एक छोटा सा एम्ब्रियो ही क्यों ना हो। एम्ब्रियो की बॉडी को एक्टिव होने के लिए उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स को एक्टिव होना पड़ेगा। और वो किससे होते हैं एक्टिव? वो होते हैं वाटर से। तो वाटर जैसे ही एंजाइम्स के पास जाएगा, वाटर जैसे ही एम्ब्रियो के पास जाएगा और एम्ब्रियो से होता हुआ एंजाइम्स को जब ये वाटर मिलेगा, वो एंजाइम्स एक्टिव होंगे और अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। पहला काम जो वो एंजाइम्स अपना काम करेंगे, उन एंजाइम्स में जो पहला काम वो ये करेंगे, वो क्या करेंगे कि सराउंडिंग में पहले तो इसको जगाएंगे। एंजाइम्स जो है पहला काम क्या करेंगे? एम्ब्रियो को जगाएंगे, बोलेंगे जाग जाओ भाई। उसके बाद जब एम्ब्रियो जाग जाएगा तो आगे एम्ब्रियो, क्योंकि एक छोटा सा प्लांट है, उसको खाना तो चाहिए ना। अब आपके जहन में बात आ रही होगी, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। कहाँ बनाते हैं भाई फोटोसिंथेसिस के ज़रिए? लीव्स ना। लीव्स की कहानी तो बाद में आएगी, अभी तो ये पूरा का पूरा सीड कहाँ मौजूद है? ये तो मिट्टी के अंदर मौजूद है। मिट्टी के अंदर थोड़ी ना सनलाइट आएगी, मिट्टी के अंदर थोड़ी ना सनलाइट आएगी। और चले मान भी लिया अगर मिट्टी के अंदर सनलाइट पहुँच भी गई तो इस
बेचारे छोटे से प्लांट के लीव्स कहाँ हैं, लीव्स कहाँ हैं, पत्ते कहाँ हैं अभी इसके, पत्ते तो बनेंगे बाद में, अभी तो इसको खाना चाहिए। खाना अल्लाह ताला ने इसका यहाँ पर रख दिया है एंडोस्पर्म्स के अंदर, और अगर एंडोस्पर्म नहीं है इन केस तो कॉटिलिडन तो लाजमी होते ही होते हैं। इनके अंदर खाना फिर इसका फूड जो है वो स्टोर होगा, फूड जो है वो स्टोर होगा। अब मज़ीद तो बताने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप खाना खाते हैं, छोटा बच्चा खाना खाता है तो क्या खाना आपको क्या करता है, खाना आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये फूड जो है ना, ये आपको दो काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप एक छोटे से बच्चे हैं तो। पहली बात तो ये कि इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है। आसान लफ्ज़ों में, आप खाना खाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपके अंदर ताकत आ जाती है। पहले जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो काम जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो काम है यहाँ पर इस फूड का, ग्रोथ। आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होती है इसी फूड से, यानी कि आपका कद भी बढ़ रहा होता है। आप पहले बेबी थे, फिर आप बॉय या गर्ल बन गए, फिर बॉय या गर्ल से आप मैन या वुमन बन गए। समझ में आ रही है बात? पहले आप इतने से थे, फिर आपका साइज बढ़ता चला गया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, किस चीज़ से मुमकिन हुआ? ये खाना, ये फूड जो आप खा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें फूड जो है वो आपको देता है। तो इस एम्ब्रियो को भी ये दो चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ये एक्टिव हो जाएगा, ये खाना खाता रहेगा, खाना खाता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, इस एम्ब्रियो के दो पोर्शन जो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में भी, अगर आप याद करें, ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्ल्यूम्यूल का, और जो ये बॉटम वाला पोर्शन है नीचे वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल का। तो जब हम कह रहे हैं कि एक एम्ब्रियो जो है उसकी ग्रोथ होगी, तो ये एम्ब्रियो इंसानों वाला एम्ब्रियो थोड़ी ना है भाई, कि हमारा जो इंसानों के अंदर एम्ब्रियो होता है, इंसानों का ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है उसकी ग्रोथ होती है तो उससे क्या बनता है, उससे आंखें बनती हैं, उससे कान बनते हैं, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, यही बनते हैं ना। लेकिन ये जो एम्ब्रियो है ये तो प्लांट्स का है, ऑब्वियस सी बात है, इनकी तो आंखें, नाक, कान, ये सब कुछ तो नहीं होता। तो ये एम्ब्रियो जो है वो प्लांट वाला, ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये शूट्स बनाएगा, स्टेम बनाएगा, लीव्स बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा और रूट्स बनाएगा। यानी कि दो पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक अपवर्ड पोर्शन है, एक डाउनवर्ड पोर्शन है। समझ में आ रही है बात? ये जो अपवर्ड पोर्शन इसका बनेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ये क्या है, ये इसका शूट सिस्टम है। और ये शूट सिस्टम जो है वो एम्ब्रियो का, ये शूट सिस्टम ये किससे बन रहा है, एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से बन रहा है, ये इसको प्ल्यूम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्ल्यूम्यूल। दूसरा सिस्टम जो यहाँ से एम्ब्रियो का निकलेगा, जो डाउनवर्ड जाएगा, ये क्या कहलाता है, ये रूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम किससे निकलेगा, रेडिकल से निकलेगा। रूट सिस्टम किससे निकलेगा, रेडिकल से। ये रेडिकल जो है, ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है इस एम्ब्रियो का, ये ग्रो होना शुरू होगा और ये रेडिकल आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट्स में। क्लियर हो गई ये बात, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। तो यहाँ पर अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस वाटर की कितनी अहमियत है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस वाटर की कितनी अहमियत है। अगर ये वाटर जो है इस स्कर या होल से या हिलम से आगे इन नहीं होता इस सीड के अंदर, तो अंदर मौजूद एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन जो है उनका साइज़ बढ़ता नहीं, उनका साइज़ नहीं बढ़ता, तो फिर ये सीड कोड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता तो सीड कोड जो है वो फटता नहीं, ब्रेक नहीं होता, और उसी वक्त जो पानी अंदर एम्ब्रियो के पास जा रहा है उसकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते ही ना, और वो एक्टिव ना होते तो एंजाइम्स एम्ब्रियो को जगाते भी नहीं, और एम्ब्रियो ही बेचारा जगता नहीं, तो आप सोच लीजिए फिर उसका काम मामला आगे कैसे चलता, तो सोया ही पड़ा रहता। प्लांट कब बनता, वो सीडलिंग कब बनता। ये इंपॉर्टेंस है सारी की सारी इस वाटर की। वाटर के हवाले से ही कुछ और पॉइंट्स अभी जॉट डाउन कर रहा हूँ मैं।
ख़त्म नहीं हुआ। पानी के हवाले से पानी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, लिख रहा हूँ उस पर। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक वर्ड निकला है मेटाबॉलिज्म से, मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म क्या है? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली इन लिविंग बॉडीज, ओनली इन लिविंग बॉडीज। तो लिविंग बॉडीज के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस का स्पेसिफिक नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। और इसीलिए कहा गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है, इसकी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शंस होंगे। अब ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये वर्ड आपको तंग करेगा। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ब्रेकिंग, पहले ये काम होगा ब्रेकिंग। केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रही है और मेकिंग हो रही है। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन, अभी आपके बिगिनर्स के लेवल के लिए टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? दो काम हो रहे हैं, ब्रेकिंग हो रही है और मेकिंग हो रही है। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सांस लेने का अमल, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये सांस जो हम ले रहे हैं, इसके नतीजे में हो क्या रहा है? इसके नतीजे में हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी बॉडी में जा रही है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी बॉडी में जा रही है। अब एक टेक्निकल बात पूछता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल बात, ये जो खाना है, फूड, ये आप खाते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसी बात है ना? एनर्जेटिक हो जाते हैं। एनर्जेटिक का मतलब क्या है? कि आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको कैसे पता है कि आप एनर्जेटिक हो चुके हो और आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है? आपका काम बताता है ये, आपका काम बताता है ये। पहले आपसे काम स्लो हो रहा था, ठीक है, पहले आपसे काम स्लो हो रहा था, फिर आपसे काम जो है वो फास्ट हो रहा है। तो ये काम की रफ्तार जो है, ये स्लो और फास्ट जो हो रही है, उसकी वजह, उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? उसका ताल्लुक़ एनर्जी से है। एनर्जी ज़्यादा है तो आपका काम जो है वो फास्ट होगा, एनर्जी स्लो है तो आपका काम भी क्या होगा? एनर्जी कम होगी तो आपका काम भी स्लो हो जाएगा। और काम का मतलब क्या है? काम का मतलब आसान सा है, हरकत। और हरकत का आसान सा मतलब क्या है? ये देख लीजिए, हरकत का आसान सा मतलब है लाइफ, जिंदगी। जिंदगी हरकत का नाम है। आप अगर हरकत में हैं तो आप जिंदा हैं, अगर आप हरकत में नहीं हैं तो आपका इंतकाल हो गया। और हरकत को क्या कह रहे हैं हम? वर्क कह रहे हैं। और वर्क या हरकत कब मुमकिन है? जब आपकी बॉडी में एनर्जी है। और एनर्जी आपकी बॉडी को कौन दे रहा है? ये फूड दे रहा है, ये फूड दे रहा है। समझ में आ गई बात? तो फूड मिलेगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। तो मैं फूड का नाम कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि आपकी बॉडी की हरकत का ताल्लुक फूड से नहीं है बल्कि एनर्जी से। देखें, बात तो एक ही हो जाएगी ना। आपकी बॉडी की हरकत का ताल्लुक फूड से नहीं है बल्कि एनर्जी से, बात तो एक ही हो जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप जिंदा हैं, आप हरकत कर रहे हैं, तो उसका ताल्लुक एनर्जी से। क्लियर हो गई ये बात? अब ये एनर्जी जो है हमें मिल कहाँ से रही है? आप कहेंगे फूड से मिल रही है। अब ज़रा इस फूड को आसान लफ्ज़ों में आप समझ लीजिए।
यहाँ पर रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेस्पायरेशन, आप जो सांस लेते हैं, हम कहते हैं कि रेस्पायरेशन के ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि हाँ सर, हमने भी ये सुना है, रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। भाई रेस्पायरेशन का मतलब है सांस लेना, शायद उर्फ आम में यही कहते हैं ना। तो रेस्पायरेशन का मतलब सांस लेना है, तो सांस तो मैं ले रहा हूँ, ये लो, क्या मुझे एनर्जी मिल रही है? नहीं भाई। अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। आप कहेंगे सर एनर्जी तो मिल रही है फूड से, रेस्पायरेशन हमें कहाँ से एनर्जी दे रही है? भाई ज़रा एक बात को समझिएगा। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमल दखल है। किसका अमल दखल है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस O2, ये ऑक्सीजन गैस कहाँ मौजूद है? ये ऑक्सीजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। हम इस ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में ले रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि फूड आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन वो फूड जो आपकी बॉडी में मौजूद है, जब तक एनर्जी नहीं देगा, जब तक आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ना ले लें। यानी कि फूड के अंदर, ये फूड जो है, इसका ताला खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन मिलेगी तब जाके इस फूड से एनर्जी निकलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी। और अभी मैंने क्या बात की? मैंने कहा एम्ब्रियो जो है वो हरकत करेगा। जाहिर सी बात है, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है ना। एम्ब्रियो जो है वो शूट सिस्टम बना रहा है, रूट सिस्टम बना रहा है। बग़ैर हरकत के तो नहीं बना सकता भाई, सोचने की बात है। बग़ैर हरकत के तो नहीं बना सकता। ये एम्ब्रियो हरकत तो कर रहा है, हरकत के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। फूड से एनर्जी जब ही मिलेगी जब इसकी चाबी होगी। इसकी चाबी ये रही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जो है ये इसकी चाबी है। अब ऑक्सीजन चाहिए, खाना तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है यहाँ पर एंडोस्पर्म की सूरत में, या अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलिडन जो है इसके अंदर खाना मौजूद है, उसमें से एनर्जी ये एम्ब्रियो उस खाने को ले भी लेता है। ये एम्ब्रियो उस खाने को ले भी लेता है। हम खाना खा भी लेते हैं, उस खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है उसके अगर हमने ऑक्सीजन ना ली तो। और ऑक्सीजन जो है वही जाके इस खाने में से एनर्जी को अनलॉक करती है। अब एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन तो खाना दे रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन भी तो चाहिए। ऑक्सीजन मौजूद है पानी के अंदर, वाटर में। ये जो वाटर है ना, इसी के अंदर ऑक्सीजन गैस की कुछ मिकदार होती है, अल्लाह ताला ने रखी हुई है। भाई सोचने की बात है, यहाँ पर जितना एक्वाटिक लाइफ है, समंदरी हयात है, आबी हयात है, ऐसी ज़िंदगी जो पानी में मौजूद है, जिसमें मछलियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला की इतनी सारी मखलूक़ात हैं, जानवर भी हैं और पौधे भी हैं, समंदरों में, झीलों में, दरियाओं में, वो सब लिविंग थिंग्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर पानी में ऑक्सीजन की एक मिकदार नहीं होगी तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? सोचने की बात है ना। भले वो समंदर के अंदर, झील के अंदर, दरिया के अंदर कितना भी खा पी लें, पेट भर लें अपना, वो खाना उनके लिए बेकार है, वो एनर्जी नहीं देगा उनको जब तक वो पानी में से ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। तो ये पानी जब जाएगा एम्ब्रियो के पास, सराउंडिंग से खाना जाएगा, तब उस खाने में से एनर्जी निकलेगी। और इसको थोड़ा सा देखना है तो इसकी केमिकल इक्वेशन भी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था ना मैं। बात तो केमिकल इक्वेशन की चल रही थी कि सर आपने मेटाबॉलिज्म से शुरू किया था। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म तो आपने नहीं बताया, अभी बता देते हैं भाई। केमिकल रिएक्शन को मैंने बता दिया क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, ये फूड असल में क्या है? इसी फूड को हम कहते हैं C6H12O6। ये है वो फूड, ये रहा वो मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल। इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। ऑक्सीजन क्या है? O2।
ये भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, C6H12O6 जो कि फूड है वो भी क्या है, मॉलिक्यूल है। अब आगे चलते हैं, तो ये C6H12O6 प्लस O2 ये क्या है, C6H12O6 मत भूलिएगा, ये फूड है। ये कहाँ मौजूद है, इस एम्ब्रियो की बॉडी में मौजूद है। इसी के अंदर एनर्जी मौजूद है। एनर्जी कब निकलेगी, जब ऑक्सीजन जाएगी, तो पानी के ज़रिए ऑक्सीजन भी पहुंच गई एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ केमिकल रिएक्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या बताया था, मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, मॉलिक्यूल का मेक होना। यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा, C6H12O6 ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। इसमें से कार्बन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगी, और ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये भी अलग होगा ऑक्सीजन के एटम्स में। ये दोबारा मिलेंगे, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के जो एटम टूटे हैं ये दोबारा मिलेंगे। किस शक्ल में, इस शक्ल में, H2O CO2 प्लस डेल्टा H। ये डेल्टा H जो है, डेल्टा H इसको मैं लिख भी देता हूँ, डेल्टा H। ये डेल्टा H असल में एनर्जी है। डेल्टा H क्या है, ये रही वो एनर्जी जिसकी इस एम्ब्रियो को ज़रूरत है। ये एनर्जी मिलेगी तो ये एम्ब्रियो जो है वो अपना काम शुरू करेगा। कहाँ से मिली है ये एनर्जी, जब केमिकल रिएक्शन हुआ है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हुए हैं। तो ये देख लीजिए कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, फूड का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है। कौन सा मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है। कौन से मॉलिक्यूल्स मेक हुए हैं, वाटर का मॉलिक्यूल मेक हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मेक हुआ है। और इसी ब्रेकिंग और मेकिंग के दौरान क्या बना है, क्या मिली है, एनर्जी मिली है। ठीक है भाई, यहीं पर इसको एंड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पार्ट 13 के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे निपटा दें, तो देख लें अभी कहाँ निपटा है। अभी तो हमने कंडीशंस में से सिर्फ किस किस को डिस्कस किया है, वाटर को और ऑक्सीजन को। अभी तो आगे बड़ी दुनिया पड़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।